सो चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक अपना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमारा सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचो अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में जितना कुछ पढ़ा है सभी इसी के लिए पढ़ा है हमने, ठीक है। अब ये गैलोमीटर क्या है, क्या करता है? सिंपली जो गैलोमीटर होता है, ये गैलोमीटर आपके किसी भी सर्किट में, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका प्रेजेंस बताने के लिए करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है। और जो गैलोमीटर होता है ये स्मॉल से स्मॉल करंट को भी सेंस कर लेता है ना। अच्छा, गैलोमीटर देखने में कैसा होता है तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान सुनो, गैलोमीटर में जो निडल होती है बिल्कुल बीचों बीच में होती है, ठीक है। ऐसा डिवाइस होता है एक जो कि सिंपली करंट को सेंस करता है। और कैसे दिखाता है गैलोमीटर करंट को? तो उसमें एक समझो छोटी सी मोटर लगी होती है, छोटी सी मोटर, ठीक है। यानी मोटर किसकी बनी होती है? वो कॉइल की बनी होती है। और कॉइल वो रखी होती है दो मैग्नेट्स के बीच में, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। जैसे करंट फ्लो होती है उस कॉइल के अंदर तो उस कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है। और कॉइल से बांधी हुई हमने जॉइंट की हुई हमने निडल, ठीक है। तो कॉइल घूमेगी तो क्या घूमेगी? निडल घूमेगी। समझो ऐसे, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। इससे निडल जुड़ी हुई है। अब जैसी करंट फ्लो होगी तो ये डिफ्लेक्शन देगी। करंट उल्टा फ्लो कर दोगे डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। करंट उल्टा फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट उल्टा हो जाता है, फोर्सेस उल्टे हो जाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक बातें क्या हैं अभी? तो सिंपली व्हाट इज द यूज ऑफ गैलोमीटर? तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट very small current in a circuit. क्लियर? ओके बेटा, है ना। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल ध्यान देखो। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल देखने से पहले इसका डायग्राम देखो। तो डायग्राम से हम सब समझ गए तो प्रिंसिपल हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो डायग्राम क्या है, कैसा होता है इसका? तो पहले दो मैग्नेट्स देखो ध्यान से, मैग्नेट्स कैसे होते हैं। ये एक मैग्नेट है ऐसा, ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं बेटा। ये मतलब ये हॉर्सशू मैग्नेट क्यों आए, किस वजह से आए, ठीक है। इसका भी रीज़न हम देंगे क्यों हमने हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक, ये दूसरा मैग्नेट है। और इस तरीके से आपस में दूसरे को फेस कर रहे हैं दोनों मैग्नेट। और बीच में इनके ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर जैसी गहराई है ये ऊपर से देखने पर। ये फ्रंट व्यू है, ठीक है बेटा, ये फ्रंट व्यू है इस दोनों परमानेंट मैग्नेट का। ये दो परमानेंट मैग्नेट हैं, दीज आर हॉर्सशू मैग्नेट्स। क्लियर? अब क्या किया गया है इन हॉर्सशू मैग्नेट में? तो इन हॉर्सशू मैग्नेट में इनके बीच में आप सोच सकते हैं कैसा होगा ये बेटा देखने में, यहाँ समझ सकते हो। जरा एक नोटबुक देखो, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी हमें। ये मान लो ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। लेकिन इस सिलेंडर के बीच में ये थोड़ी सी गैप होता है, ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ से कटा हुआ रहता है। इसे अगर मैं ऐसे काट दूँ तो दो ऐसे खुले हुए सिलेंडर होंगे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हम कॉइल को डालेंगे ऐसे, ठीक है। अब कॉइल कैसे बनती है, कॉइल को समझो आप, ठीक
ठीक है। और कॉयल कैसे इसके अंदर जाती है, तो कॉयल को बनाने के लिए पहले हम यूज़ करते हैं क्या, पहले हम लेते हैं एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लाते हैं, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। ये मैग्नेट्स भी बहुत छोटे से हैं, गैल्वेमीटर हमारा कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं है। और हाँ, एक बात और है, गैल्वेमीटर हमारा डीसी करंट के लिए काम करता है, ना कि एसी, डीसी सर्किट के लिए काम करेगा, ठीक है बेटा। जहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो रही होगी, डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी हम पहले जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं बात। अब क्या है, जैसे ये मान लो एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, हाँ, पूरा ठोस सिलेंडर है ये। अब इस सिलेंडर पे हम एक वायर लेके आए, कॉपर की वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्लियर हो गया। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर है, पतली सी वायर होती है वो, उसको हमने यहाँ पे लपेटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैसे कैसे लपेटा हमने, ये आयरन का लोहे का सिलेंडर है, पूरा ठोस भरा हुआ है ये, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड वाइंडिंग। अब वाइंडिंग करना स्टार्ट किया। वाइंडिंग कैसे किया, वायर को लिया, वायर का एक हिस्सा छोड़ दिया मैंने, पकड़ लिया एक हिस्सा यहाँ से, अब मैंने ऐसे लपेटना स्टार्ट कर दिया। बताओ उस वायर का से जो कॉइल बनेगी उसका शेप कैसा बनेगा, देख के बताओ। मैंने यहाँ से लपेटा है, फिर रेक्टेंगुलर, क्यों बेटा, विड्थ लेंथ, विड्थ लेंथ, दिखता नहीं दिखता। तो ये विड्थ हो गई, यहाँ से लपेटा ऐसा मैंने, फिर लेंथ हो गई, फिर नीचे से विड्थ हो गई, फिर लेंथ हो गई, उसी के ऊपर लपेटता जा रहा हूँ, लपेटता जा रहा हूँ, लपेटता जा रहा हूँ, लपेटता। लपेटने के बाद कुछ टर्न्स, एंड टर्न्स ले लिए मैंने, फिर लास्ट वाला एक एंड बचेगा वायर का, एक शुरू वाला एंड था और एक लास्ट वाला एंड था, 2 एंड्स बचे। अब मैंने इन 2 एंड्स के साथ में इसको पकड़ लिया अच्छे से, इन 2 एंड्स के साथ में मैंने इस सेंटर के अंदर इसको, इस हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर जो ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, ऐसे बीच में डाल दिया, क्लियर हो गया। अभी जो मैं गैल्वेमीटर आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक सस्पेंडेड टाइप गैल्वेमीटर है, दिस इज सस्पेंडेड टाइप गैल्वेमीटर। ये बहुत आसान रिप्रेजेंटेशन है किसी भी गैल्वेमीटर के वर्किंग को समझने का। वैसे आजकल जो यूज़ हो रहा है गैल्वेमीटर, वो पाइवोटेड टाइप गैल्वेमीटर है। जो हम लोग क्लास में, जो लैबोरेटरी में हम लोग गैल्वेमीटर यूज़ करते हैं, 2000 पाइवोटेड टाइप, उसमें कॉइल फिक्स होती है, बैरिंग के हेल्प से हम घुमाते हैं, ठीक है। तो अब ये मैकेनिज्म समझ में आया नहीं है आपको, ठीक है। अब तो कैसा होगा ये, तो कॉइल को देखो, तो कॉइल को मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ो, यहाँ पर ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ऐसे कॉइल हमारी अभी टेढ़ी है, जिससे इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दिखे। कई सारे टर्न्स बनाए तो इसकी मोटाई हो गई, कुछ थिकनेस हो गई कॉइल की। तुम इन मैग्नेट्स के बीच में और ज़्यादा गैप मेंटेन कर सकते हो, जिससे हमारी कॉइल और क्लियर दिखे। ये हमारी कॉइल है, ठीक है। ऐसे कलर करता हूँ इनके बीच में, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये हमारी कॉइल हो गई। अब ये कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की है और ये इन 2 मैग्नेट्स के बीच में रोटेट करेगी, ठीक है। ज़रा और इसको हम थिकनेस दिखाते हैं, ठीक है बेटा। और इसके लास्ट में 2 एंड्स बचेंगे, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है। लास्ट के जो 2 एंड्स बचेंगे वो ये रहे, और जो एक एंड होता है उसे हम, गैल्वेमीटर देखा आप लोगों ने लैबोरेटरी में, है ना, उसे हम ले जाते हैं एक टर्मिनल पर और दूसरा एंड होता है दूसरे टर्मिनल पर। ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, जिसको एक को हम दे देते हैं रेड कलर और एक को देते हैं हम लोग ब्लैक कलर। तो ये टर्मिनल हो जाएगा T1, ये हो जाएगा टर्मिनल T2। क्यों भाई,
बस में आगे नहीं आगे सबको। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, किसके ऊपर बनाया इसको हमने, एक सिलेंडर के ऊपर। ये सिलेंडर है, ये हल्का हल्का सा जैसे दिखे ये सिलेंडर है, ठीक है बेटा। सिलेंडर के ऊपर हमने इसको लपेटा हुआ है, लोहे का सिलेंडर है ये, ठीक है। उसके ऊपर हमने कॉइल को लपेटा है हमने, और इसके अंदर हमने कि कॉइल इस लोहे के सिलेंडर से बहुत फ़ायदे हैं। जो ये आयरन सिलेंडर है ना, पहली बात तो ये कॉइल को शेप देगा, रेक्टेंगुलर शेप। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलने वाला है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये किनारे से कैसा है, सर्कुलर, किनारे से सर्कुलर है, ठीक है। ये आपको सिलेंडर की प्रॉपर्टी पता है, किनारे सर्कुलर होता है। अब सिलेंडर, ये सिलेंडर इस सिलेंडर के अंदर रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। ये घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगी, वैसे घुमाएगी तो कॉइल ही, ठीक है। अब आगे समझो, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ मैं। ये दोनों क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ हो गया, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स। ये दोनों की दोनों परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये कॉइल है जो रोटेट करेगी, कॉइल होगी PQRS, लिखना हो लिख दो नाम, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो है अंदर आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बोल सकते हो आप, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये मैकेनिज्म समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये कॉइल है, इसको लटकाया गया है, लटकाने, अब ग्रेविटी इसको नीचे खींच देगी, बार बार नीचे टच हो जाएगी तो कॉइल घूम नहीं पाएगी। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने सस्पेंड किया एक स्ट्रिप से, इसको हमने सस्पेंड किया एक स्ट्रिप से। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिप? द नेम ऑफ द स्ट्रिप इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। जिस मटेरियल की जो स्ट्रिप बनी है ये, उसका नाम है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। ऊपर ये स्क्रू लगा होता है, और पूरा ये जो सिस्टम है ये एक फ्रेम के अंदर बंद होता है। टर्मिनल बाहर आते हैं, एक फ्रेम के अंदर बंद हो गया। इस फ्रेम को बैलेंस कर लिया जाता है स्क्रू के थ्रू। तीन स्क्रूज होते हैं, ऐसे स्क्रू होते हैं। इससे हॉरिजॉन्टल मेंटेन किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पे जैसे हमारा जो गैल्वेमीटर है बिल्कुल लेवल पे रहे। तिरछा हो गया तो कॉइल तो लटकी हुई है, कॉइल जाकर के इस मैग्नेट से सट जाएगी। इधर हो गया तो उधर वाले सट जाएगी। हम चाहते हैं क्या, बिल्कुल बीचों बीच में सस्पेंड रहे, लटकी हुई रहे बिल्कुल। बस उस पर फोर्स जो लगेगा उसी फोर्स से वो टर्न करे, रोटेट करे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? लटकाने का काम फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप करेगी। दिस इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सस्पेंडेड टाइप गैल्वेमीटर। ओके, दिस इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ब्रॉन्ज क्यों होती है ब्रॉन्ज स्ट्रिप? क्या खास बात होती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में? पहली बात तो जब कॉइल घूमेगी तो स्ट्रिप में ट्विस्ट बनेगा, ठीक है। जब ये कॉइल वापस आएगी तो ट्विस्टिंग वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब कुछ चीज़ें होती है जिनको मोड़ देते हैं, वो कैसे आती है, उसमें ऐंठन आती है, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। ये खास बात है। दूसरा, कॉइल को वापस उसके इनिशियल पोजीशन पे लाना है तो वो कौन लेके आएगा? तो कॉइल को उसके वापस इनिशियल पोजीशन पे हेल्प करेगा लाने में एक स्प्रिंग, नीचे लगा होता है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग बड़ा हल्का सा होता है, इसका नाम जब हल्का सा है तो इसका नाम भी हमने दिया क्या? हेयर स्प्रिंग। क्या बोला हमने? हेयर स्प्रिंग। क्लियर हो गया? क्या काम करता है ये? कॉइल को अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके आएगा।
और इससे हमने लगा दी एक निडल। निडल ये हमारा है क्या, इसको बाहर लिखता हूँ, ये हमारा हो गया स्केल, ये होगी हमारी निडल, ठीक है बेटा। और इस पर डिविजन्स है। अब ये निडल जहाँ पे भी होगी हमें करंट का सेंस हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई करंट कहाँ पर है। क्लियर हो गया, ठीक है। दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स, ये है परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स है। और ये और क्या बनाया था मैंने, बस सिलेंड्रिकल आयरन कोर, जो भी है आप उसको देख लेना, ठीक है बेटा। इतना डायग्राम समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो ये इतनी चीज़ें लगी होती हैं एक गैलोमीटर के अंदर। दिस इज द डायग्राम ऑफ गैलोमीटर। क्लियर, किसका काम क्या है ये समझ में आया नहीं आया। चलो, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल ये हुआ कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। एक कॉइल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क। ऑन दैट प्रिंसिपल इट वर्क्स। तो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग coil placed या suspended in an external magnetic field, it will produce torque. This is the principle of a galvanometer. क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसी प्रिंसिपल पे गैलोमीटर काम करता है, ठीक। अच्छा, अब आगे हम चाहते हैं क्या है गैलोमीटर में, ठीक है। हमें पता है टॉर्क कितना बनता है, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा, सबको पता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है कॉइल में, एन है, आई करंट है, ए फॉर एरिया, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जानते हो आप लोग ये, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने करंट देनी है, तो कॉइल क्या करेगी, उससे करंट से डिफ्लेक्शन देगी, ठीक है बेटा। हम क्या चाहते हैं, जितनी करंट दे उतना डिफ्लेक्शन दे, यही तो हम चाहते हैं गैलोमीटर से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता भाई, क्योंकि जब कॉइल घूमेगी, जब कॉइल टर्न करेगी तो टॉर्क जो होता है टाउ बराबर एन आई ए बी या एन आई बी ए साइन थीटा होता है। ये जो थीटा है ना, ये बदलता है। क्यों भाई, हम चाहते हैं जितनी करंट दें उतना टॉर्क प्रोड्यूस हो, या जितनी करंट दें उतना डिफ्लेक्शन हो, यही हम चाहते हैं। इससे क्या होगा, जितनी करंट देंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा, तो इससे हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्यों बेटा, है ना। मैंने बोला अगर मैंने कॉइल में दिया है 1 एम्पीयर की करंट मान लो, तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया। या 0.1 करंट दिया मैंने, 0.1 एम्पीयर करंट दी मैंने और 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन। फिर 0.2 दी तो मैंने 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। 0.3 दी तो मैंने 3 डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। मतलब जितनी एम्पीयर करंट दिया हमने उतने ही का टॉर्क प्रोड्यूस होना, उतने ही एंगल का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, जितना टॉर्क होगा कॉइल में। कॉइल कितना मुड़ेगी, जितना टॉर्क होगा। लेकिन टॉर्क के साथ दिक्कत क्या है, टॉर्क डिपेंड करता है साइन थीटा पर। जब कॉइल घूमेगी तो थीटा बदलेगा, और थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो थीटा 90 से कम होगा अगर, तो टॉर्क भी उतना होना बंद हो जाएगा। मतलब कहने की बात है कि जब मैंने 0.1 एम्पीयर दिया था
तो मान लो 1 डिग्री डिफ्लेक्शन आया था, लेकिन जब अगला 0.1 एम्पियर दूंगा तो 2 डिग्री होने के बजाय, मतलब 1 डिग्री और बढ़ने के बजाय वो उससे कम डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुआ, पहले से कम हुआ। मतलब 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मान लो 1.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, उससे के बीच में हुआ। मतलब डिफ्लेक्शन पहले से कम हुआ, 2 डिग्री का नहीं हो पाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो 1 एम्पियर पे 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है, तो 2 डिग्री पर 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या देखा, 19 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ या 18 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जितने डिग्री का, जितना एम्पियर दोगे उतना डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमने एम्पियर देते हैं, हमारा काम क्या है, सिर्फ एम्पियर देने का और सुई को देखने का, यही तो है। जितना एम्पियर दिया उतना कितना डिफ्लेक्शन है, पता लग गया सब बच्चों को, ठीक। तो उस चीज के लिए अब एन हम, मतलब कुल मिला के कहने की बात है, टाउ शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट, बस जितने करंट उतना टॉर्क, बाकी सब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बाकी सब के सब हो जाए कांस्टेंट। तो कुल मिला के हमारे लिए क्या है, साइन थीटा एक प्रॉब्लम है। तो इस साइन थीटा को कैसे हटाया जाए, साइन थीटा को कांस्टेंट कैसे किया जाए। हम चाहते हैं हर बार टॉर्क कैसा हो, मैक्सिमम, टॉर्क शुड बी मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा कितना हो जाए, 1। अब साइन थीटा 1 कैसे होगा, साइन थीटा को हमें 1 करना है, तो ये तो 90 की वैल्यू है और थीटा शुड बी, तब टॉर्क कितना होगा, NIAB। अब ना तो n चेंज हो सकता है कॉइल का, ना तो एरिया चेंज हो सकता है कॉइल का, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है कॉइल का, तो हमारा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। बस यही हमें करना है, ठीक है। फिर आगे हम एक चीज़ और पढ़ने वाली इसी में ही, पहले अभी इस चीज़ को देखो। तो आखिर ये प्रॉब्लम को दूर कैसे किया गया इससे, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे बड़ा, जो हम हिंदी में बोलते हैं श्रेय, गया है, वो गया है रेडियल फील्ड को। किसको गया है, रेडियल फील्ड को। तो रेडियल फील्ड क्या करेगा फिर, रेडियल फील्ड साइन थीटा को 1 कर देगा, रेडियल फील्ड टॉर्क को मैक्सिमम रखेगा, रेडियल फील्ड टॉर्क को हमेशा मैक्सिमम रखेगा, या रेडियल फील्ड टॉर्क को रखेगा हमेशा कांस्टेंट। तीन चीजें बताई मैंने। तो क्या काम है रेडियल फील्ड का, पहला साइन थीटा को 1 रखने का हमेशा, दूसरा टॉर्क को मैक्सिमम या टॉर्क को कांस्टेंट रखने का। और यही हम चाहते हैं कि टॉर्क कांस्टेंट रहे एक करंट के लिए, ध्यान रखना, किसी एक करंट के लिए, 2 करंट के लिए नहीं, किसी एक करंट के लिए। फॉर अ सिंगल करंट टॉर्क शुड बी कांस्टेंट, फॉर अ सिंगल करंट टॉर्क कांस्टेंट कब होगा, सिंगल करंट के लिए। दूसरी करंट के लिए टॉर्क दूसरा होगा। क्लियर हो गया, तो ये हमें क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो रेडियल फील्ड होता कैसे है, कैसे ये काम करता है, ज़रा इस पर ध्यान से देखो। तो रेडियल फील्ड को समझने के लिए वही कल वाली बात, ये तो फ्रंट व्यू है, हमें टॉप व्यू देखना पड़ेगा, हमें टॉप व्यू समझना पड़ेगा। ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर, फ्रंट व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी हम बताते हैं क्या, कौन सा, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कैसा होता है देखने में, तो जैसे आप ये समझो एक पाइप है, पाइप को काट दो ऐसे, पाइप तो वैसे गोल होता है लेकिन वो पाइप रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी कुछ मोटाई है पाइप की, उसको काट दो तो 2 ये वाले हॉर्सशू मैग्नेट्स बन गए। ऊपर से देखने पे कैसे लगेंगे, ऊपर से देखने पे ऐसे लगेंगे, देखो ये ऐसा समझो, ये गोल है। टॉप व्यू कैसा है, ऊपर से देखने पर ये, यानी हमने पूरा सेटअप कैसे डाल दिया इसके अंदर, बोर्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन हमारा कैसा हो गया, ये ऐसे, और ये हमारा हो गया पीछे से, मतलब कुल मिला के हमें रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा इस तरीके से, सामने से देखने पर दिखता है सब बच्चों को कि बेटा। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड को जाना कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड को जाना कहाँ है, नॉर्थ से,
साउथ को जाना है, ठीक है। अभी आप ज़रा समझो, फिर से देखो ध्यान से। थीटा 90 कैसे होता है? ये हमारी कॉइल है, ये कॉइल है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड थीटा कैसे हुआ? 90। कॉइल ने टर्न किया, कॉइल ने हमारा टर्न कर लिया, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी थीटा कितना हो गया? यहाँ थीटा कितना हो गया? 90। थीटा 0, थीटा 90। समझ में आया किस तरीके से कॉइल कैसे 90 एंगल बनाती है, कैसे 0 डिग्री बनाती है। तो अब बताओ, थीटा 90 के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के प्लेन के अलोंग होना चाहिए। फिर से देखो, ये कॉइल है, ये कॉइल को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा था, एरिया वेक्टर किधर है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कॉइल के प्लेन के अलोंग। जब कॉइल के प्लेन के अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा कितना होगा? 90। ये बात समझा रखा है मैंने। अभी देखो कैसे है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ, थीटा 0 डिग्री। किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा? इस केस में या इस केस में? 90 वाले केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो आप चाहते हैं क्या हो? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना रहे? कॉइल के प्लेन के अलोंग बना रहे हैं। अभी कैसे पॉसिबल है? कैसा हो सकता है कि हमेशा कॉइल घूमती रहे और मैग्नेट वहीं स्टेशनरी रहे और थीटा 90 बना रहे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो, तभी तो ये सॉफ्ट आयरन यूज़ किया गया है, बिकॉज आयरन इज़ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्या करता है ये आयरन है, सिलेंड्रिकल आयरन है। मैग्नेट भी कैसा है? बोर्ड के अंदर गया हुआ है ऐसे। सिलेंडर वो मेरा, ये सिलेंडर है, लोहे का सिलेंडर, आयरन सिलेंडर। इसको हमने क्या किया? इसमें ऐसे डाला हुआ है अंदर की तरफ, और इस पर क्या लिपटी हुई है? कॉइल। अब टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? QR दिखेगा। टॉप व्यू देखोगे तो कॉइल क्या दिखेगा? QR दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ये Q है, ये R है। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं आ गई? ठीक है बेटा। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है, ऐसे कॉइल ऐसे से घूमेगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देख बेटा वंश, यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मानो एरिया वेक्टर है कॉइल का इधर की तरफ, यह है कॉइल का एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं और परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद रखना ये बात हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर एंटर करती हैं, परपेंडिकुलरली एग्जिट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलती हैं। तो नॉर्थ से साउथ जाने का वैक्यूम से नहीं जाएगी, वो कहाँ से जाएगी? लोहे में से, आयरन में से जाना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आयरन परमिट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर देखो बेटा ध्यान से। अब तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सब की सब नॉर्थ से निकल रही हैं। कहाँ एंटर कर रही हैं? लोहे आयरन में एंटर कर रही हैं। अब इधर से एंटर करेंगे तो दूसरे एंड से एग्जिट करेंगी। क्या ये सबको समझ में आता नहीं आ रहा है? दिख रहा है? ये सारी मैग्नेटिक फील्ड को अगर इमेजिन करो, पीछे मिलाओ तो कहाँ मिलेंगे? सेंटर पर, है ना। ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है तो सिलेंडर, ये सर्कल दिख रहा है। वह सिलेंडर के हर एक पॉइंट से, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के पूरे सरफेसेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगी यहाँ से साउथ की तरफ। वैसे हमें तो बस यही वाला पोर्शन हमें दिखा सकते हैं हम लोग। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड
ऐसे बाहर निकल रही हैं और यहाँ से मैग्नेटिक लाइन सब एंटर कर रही है। ये कॉइल है। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी ये जो अरेंजमेंट है ये रेडियल फील्ड के लिए है। ये रेडियल फील्ड है क्योंकि सब के सब सेंटर पर जा रही हैं और सेंटर से बाहर निकल रही हैं और सरफेस पे परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही हैं। तो सरफेस के, सर्कल के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो ये सब की सब कैसी है? रेडियली आउटवर्ड जा रही है, यहाँ सब रेडियली इनवर्ड आ रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अरेंजमेंट हमने ये किया है। अब कैसे थीटा 90 बना रहता है यहाँ पर, इसको देखो ध्यान से, ज़रा देखो इसको। अभी मैंने बोला है कि प्लेन के अलोंग होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। क्यों भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के कैसा होना चाहिए? अलोंग, अलोंग होना चाहिए। अभी एरिया वेक्टर किधर है? इधर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से, बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है। कैसा है? कॉइल के अलोंग है, कॉइल के प्लेन के कैसा है? ये अलोंग। और एरिया वेक्टर किधर है? मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस वाले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इधर। और एरिया वेक्टर किधर है? थीटा 90 दिखता है, दिखता है थीटा 90। टॉर्क कितना होगा? NIAB। टॉर्क कैसा हुआ? NIAB। कॉइल टर्न कर जाएगी। मान लो कॉइल मुड़ गई इधर की तरफ। अब ये कॉइल की पहली पोजीशन थी, अब कॉइल की हो गई दूसरी पोजीशन। चलो इसी से मैं आता हूँ। कॉइल की हो गई सेकंड पोजीशन, ये वाली। कॉइल यहाँ पे आ गई, घूम गई कॉइल, टर्न कर गई कॉइल। अब बताओ ज़रा इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखो, कॉइल का एरिया वेक्टर भी टर्न कर जाएगा। ये एरिया वेक्टर हो गया। बहुत ध्यान समझने की बात है बेटा। ये एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर अब किस तरफ है? इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फिर से अलोंग है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। थीटा अब भी कैसा? 90। कॉइल कहीं भी हो, कॉइल कहीं भी हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा प्लेन के अलोंग, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा प्लेन के अलोंग। थीटा 90 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया। टॉर्क कितना हो गया? हमेशा। कुल मिला के हमने साइन थीटा को एलिमिनेट कर दिया इस रेडियल फील्ड से। अब साइन थीटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जितनी करंट उतना टॉर्क। एक करंट के लिए टॉर्क कैसा हो गया? कांस्टेंट। क्यों भाई वंश? कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये जो अरेंजमेंट बनाया हमने, ये है हमारा रेडियल फील्ड। दिस इज रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडियल फील्ड। क्लियर? तो द यूज ऑफ रेडियल फील्ड इज टू मेक साइन थीटा 1 एंड टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क को मैक्सिमम करने काम आया रेडियल फील्ड। क्लियर हो गया? तो अब हमारा टॉर्क हो गया फॉर वन करंट, एक करंट के लिए टॉर्क हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो रेडियल फील्ड कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी हम लिख लेंगे बाद में। टॉर्क की वैल्यू क्या है? NIAB। लेकिन इस टॉर्क में कॉइल तो घूमती रहेगी, जैसे पंखा घूम रहा है, टॉर्क घूमती रहेगी। हम क्या देखते हैं? करंट देते हैं, कॉइल कुछ देर घूमती है, ऐसा घूमती है, और फिर कॉइल घूम करके एक जगह रुक जाती है। जितनी करंट देते हो कॉइल उतना पे आके रुक जाती है। 1 एम्पेयर दिया तो 10 डिग्री पर रुक गया, 2 एम्पेयर दिया तो 20 डिग्री पर रुक गया। लेकिन टॉर्क कहता है, टॉर्क तो घुमाने का काम करता है। तो रोका किसने? ये जो लगाया नीचे हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग जो लगाया है इसीलिए तो लगाया हमने कि जैसे कॉइल रुक जाए। कैसे रुकेगी कॉइल? ज़रा समझो ध्यान से। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग के पास अपना होता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग को जितना एंगल घुमाओगे उतना उल्टा फोर्स देगा। स्प्रिंग को घुमाने से, स्प्रिंग को दबाने से भी, स्प्रिंग को घुमाने से भी। अगर स्प्रिंग को इधर घुमाओगे, जैसे बच्चों की गाड़ी की चाबी भर दो उसमें, तो फिर वापस स्प्रिंग दोबारा खुलता है। ठीक है? तो स्प्रिंग को घुमाओगे तो स्प्रिंग क्या करता है? एक उल्टा रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करता है। जितना डिग्री घुमाओगे उतना डिग्री वापस उल्टा घुमा के लेके आएगा उसकी इनिशियल पोजीशन पर।
यही तो काम करता है स्प्रिंग। ठीक, अभी क्या किया मैंने, ये कॉयल है, कॉयल में ये सुई लगी हुई है निडल, नीचे स्प्रिंग है, ये मान लो स्प्रिंग है, कॉयल घूमी इधर तो स्प्रिंग टाइट हुआ पीछे की तरफ। अब कॉयल का टॉर्क इधर की तरफ है, स्प्रिंग का टॉर्क पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन पे। कॉयल के पास जितना टॉर्क है, जितना डिग्री इधर घूमेगी, स्प्रिंग भी उतना डिग्री पीछे की तरफ टॉर्क क्रिएट कर देगी। लेकिन डिपेंड, टॉर्क क्या है, एक्चुअली फोर्स ही तो होता है। जितना ज़्यादा फोर्स जिसके पास होगा वो उतना ज़्यादा रोटेट करेगा कॉयल। जैसे मान लो कॉयल की वजह से ही स्प्रिंग के अंदर पीछे उल्टा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब देखो, जैसे मान लो कॉयल के अंदर आपने टॉर्क प्रोड्यूस किया, टू टॉर्क प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अभी ये स्प्रिंग है, मतलब ये जो कॉयल है इसके अंदर 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब कॉयल घूमेगी पीछे आगे की तरफ, कब तक घूमेगी, जब तक 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क से घूमेगी कॉयल, ठीक है। अब कॉयल ने घूमना स्टार्ट किया, कॉयल घूम गई अभी 10 डिग्री घूम गई, और 10 डिग्री में अभी 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो ताकत लगी अभी। वैसे शुरू से ही टॉर्क तो शुरू से कांस्टेंट होता है। अभी इसने ताकत लगाया 10 डिग्री का, अभी 10 डिग्री घूमी है, अभी इसके पास टॉर्क है, ताकत है इसके पास। अभी 2 न्यूटन मीटर जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये इसके पास 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया, ताकत आ गई, फोर्स आ गया इसके पास। अब ये इधर की तरफ 2 न्यूटन मीटर का फोर्स लगा रहा है, चल रहा है आगे। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जितना ज़्यादा डिग्री घुमाओगे स्प्रिंग को, उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा। मतलब कहने की बात ये है कि स्प्रिंग, जैसे आपने पढ़ा हुआ था क्लास 11th में, स्प्रिंग को दबाने से, ये स्प्रिंग को तुम दबाओगे यहाँ से, जितना दबाओगे तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स उतना ज़्यादा देगा, क्यों भाई। तो हमने बोला क्या, स्प्रिंग को कंप्रेस करो, स्प्रिंग को मैंने यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे अभी x बराबर 0 था, अब इतना x कंप्रेस कर दिया। तो जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे स्प्रिंग उतना ज़्यादा फोर्स बाहर की तरफ देगा। तो मैंने बोला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो लीनियर है, ये तो लीनियर मोशन हो रहा है, या F इज इक्वल टू kx, या k बराबर क्या हो गया, F बाई एक्स, k इक्वल टू क्या होगा, F बाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर दबाने पर जितना फोर्स हम लगाते हैं, या जितना फोर्स ये जो स्प्रिंग है आपको देता है, वो किसके बराबर होता है, स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोला आपके पेन का स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अलग होगा, उसको दबाओगे उसका के अलग है। के तुम्हें पहचान देगा आप स्प्रिंग कौन सा यूज़ कर रहे हो। के जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा। जैसे बाइक का स्प्रिंग, कार का स्प्रिंग, ट्रक के नीचे स्प्रिंग जो लगा हुआ है, सबका अलग अलग के होता है, क्योंकि सब यानी 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, जितना भी है, दबने पर कौन जितना ज़्यादा फोर्स देगा उसका के उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे तो हम लीनियरली दबा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं रोटेट करने में क्या होता है, फोर्स की जगह क्या होता है, टाउ, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की। तो मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री घुमाने में, स्प्रिंग का 1 डिग्री घुमाने में जितना आप फोर्स देते हो, कौन सा फोर्स, टॉर्क, जितना आप टॉर्क देते हो वो उसके स्प्रिंग के क्या होता है, स्प्रिंग यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट। तो क्या हुआ, स्प्रिंग का टॉर्क कांस्टेंट। तो इस स्प्रिंग की हमारे पास पहचान है, वो पहचान क्या है, कि 1 डिग्री घूमने पर ये कितना टॉर्क देता है। बात सबको समझ आ गया, ठीक है। अब हम कैसा स्प्रिंग यूज़ करना पसंद करेंगे, क्या हम बाइक का स्प्रिंग लगाते हैं, इसमें कॉइल पूरी ताकत लगा दी, कभी भी घूम नहीं सकती। ऐसा स्प्रिंग नहीं होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ड स्प्रिंग हो, बहुत हल्का स्प्रिंग होता है, तभी तो नाम इसका हेयर स्प्रिंग, ठीक है। अब कॉइल घूमी 1 डिग्री,
कॉइल घूमी 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमी, ठीक है, तो स्प्रिंग में पीछे 1 डिग्री टाइट हो गया, ठीक है। अभी कॉइल के पास ताकत ज़्यादा है, अभी ज़्यादा ताकत है, क्योंकि जितना डिग्री आगे घूमेगी, जितना डिग्री आगे घूमेगी, क्योंकि टाउ बराबर क्या है, के थीटा, ये स्प्रिंग के बारे में है। तो जितना डिग्री बढ़ता जाएगा, 2 डिग्री हो गया तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, 2K, 2K किस तरफ हुआ, पीछे की तरफ। स्प्रिंग ने के पास जो करंट आई थी, उस करंट से स्प्रिंग ने उस करंट से कुछ टॉर्क प्रोड्यूस किया। वो टॉर्क कितना है, स्प्रिंग के पास जो करंट थी, उस करंट से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। वो टॉर्क से स्प्रिंग, मैं कॉइल की बात कर रहा हूँ, कॉइल को जितनी करंट हमने दिया, उस करंट से कॉइल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, कॉइल घूमेगी। कॉइल जितना घूमेगी, स्प्रिंग उतना पीछे टाइट हो जाएगा। अब कॉइल कब तक घूमेगी, जब तक इधर का टॉर्क बराबर टॉर्क के ना हो जाए, इधर का फोर्स बराबर इधर के फोर्स के ना हो जाए। जैसे मैंने स्प्रिंग को दबाया, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ, तो स्प्रिंग को दबाया मैंने अभी, तो मैं दबाए जा रहा हूँ, एक्स बढ़ाए जा रहा हूँ, तो इधर का तरफ अभी फोर्स 5 न्यूटन हुआ है, तो अब इधर का फोर्स अभी ज़्यादा है, तो अभी मैंने और दबाया 6, मैंने और दबाया तो इधर की तरफ 6 न्यूटन फोर्स हो गया। लेकिन अभी इधर का मेरा फोर्स अभी 10 न्यूटन का है, मैंने और दबाया तो 7 न्यूटन हो गया। स्प्रिंग कितना दे रहा है, 7 न्यूटन, मैंने और दबाया 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, लास्ट में क्या हो गया, 10 न्यूटन। तो मेरा फोर्स बराबर किसके हो गया, स्प्रिंग के। तो वहीं जगह रुक गई, वहीं जा कर के मैं रुक गया। स्प्रिंग को दबाया जा रहा था मैं, आखिरकार एक जगह एक ऐसा लोकेशन आएगा जिसमें मेरा फोर्स बराबर किसके हो जाएगा, स्प्रिंग के फोर्स के बराबर। वहीं पे हम आगे दबाना बंद हो जाएंगे। वही काम यहाँ पे हुआ कि जब कॉइल का टॉर्क बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो कॉइल हमारी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे निडल किसके सामने है, किस नंबर के सामने है, किस करंट पर कितना टॉर्क देना चाहिए, किस करंट पे कितना टॉर्क देना चाहिए। उतने टॉर्क पर कॉइल किसके सामने आई, मैंने बोला मैंने 1 एम्पियर या 2 एम्पियर दिया करंट पर। अब ये कॉइल 2 एम्पियर के सामने आके रुक गई, क्योंकि 2 एम्पियर पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उतने टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो गया। और ये कॉइल यहाँ आके रुक गई, स्प्रिंग ने रोक दिया इसको, और किस नंबर पे आके रुकी, 2 एम्पियर पे। तो हमने बोला कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया है, स्प्रिंग का टॉर्क यानी ये कॉइल का टॉर्क बराबर किसके किया हमने, स्प्रिंग के टॉर्क के इक्वल करना है। कॉइल कब तक घूमेगी, जब तक स्प्रिंग का टॉर्क आपस में इक्वल एंड अपोजिट ना हो जाए। कॉइल इधर घूमेगी तो स्प्रिंग पीछे की तरफ टाइट करेगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो हमारी जो डेफिनेशन बोलती है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पर स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग will produce restoring torque. Hair spring will produce restoring torque. ठीक है। तो एक करंट के लिए टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पर जो टाउ मैक्स होगा, जो टाउ हुआ किसका टॉर्क, ये किसका टॉर्क हुआ, कॉइल का टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, यह है कॉइल का टॉर्क बराबर हो गया टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क। कॉइल कब तक घूमेगी, जब तक वो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल ना हो जाए। दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉइल का टॉर्क कितना है, NiAB। स्प्रिंग का टॉर्क कितना है, K मान लो, फाई क्या है, कितना डिफ्लेक्शन देगी कॉइल, ठीक है। अब K इज अ स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट,
स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट। फाई क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्लियर? टू स्टॉप द कॉइल, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कॉइल शुड बी इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, अब यहां पर आई बराबर क्या हो गया? के अपॉन, अब हो गया काम फिनिश। आई बराबर के अपॉन एन ए पी। के क्या है? कांस्टेंट। एन क्या है? कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट। बी कांस्टेंट। तो आई शुड बी प्रोपोर्शनल टू 5। यही हम चाहते हैं, एक कॉइल से हम यही चाहते हैं कि जितनी करंट दे उतना वो डिफ्लेक्शन दे, जितनी करंट उतना डिफ्लेक्शन, बाकी सब क्या हो? कांस्टेंट। यही तो होता है, जितनी आप करंट देते हो कॉइल उतना ही तो डिफ्लेक्शन देती है। इसीलिए हमने ये सारा अरेंजमेंट किया है। कॉइल को वापस लाने कौन करता है? स्प्रिंग। कैसे करता है? एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करके। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्यों भाई वंश, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई तुम्हें? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना? ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो गए? है ना? रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से कॉइल एक उल्टा रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करती है ना? तो ये जो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट देख लो भाई, ये सारे कांस्टेंट हैं। ये कहाँ है? गैलोमीटर के अंदर। स्प्रिंग कहाँ लगा है? गैलोमीटर के अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर, वो है गैलोमीटर के अंदर। एरिया कहाँ है? कॉइल का, वो भी गैलोमीटर के अंदर। मैग्नेटिक कहाँ है? मैग्नेट्स कहाँ है? तो ये सारा का सारा कांस्टेंट किसका हो गया? गैलोमीटर कांस्टेंट। कैपिटल जी इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? गैलोमीटर कांस्टेंट। तो गैलोमीटर कांस्टेंट क्या आया? जी। जी इज इक्वल टू आ गया के अपॉन एन ए, के अपॉन एन ए पी। जी क्या हो गया? के अपॉन एन ए पी। गैलोमीटर कांस्टेंट क्या हो गया? के अपॉन एन ए पी। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये हमारा टोटल एक बात हो गई किसकी? गैलोमीटर की। समझ में आया सब बच्चों को? कल हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। कोई भी गैलोमीटर कितना सेंसिबल होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इतनी बात सबको क्लियर हो गई? डायग्राम समझ में आ गया? रेडियल फील्ड समझ में आ गया? रेडियल फील्ड का एक सेकंड रुको। व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड? हाँ, व्हाट इज रेडियल फील्ड? टू मेक tau maximum, tau max and sin theta 1, और for single current टॉर्क को कांस्टेंट करने काम आता है रेडियल फील्ड। इतना समझ में आ गया? कल हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर। ये हम कल बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा? ठीक, तो आप लोग उसको याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।